मलिहाबाद पुलिस को एक इनपुट मिला था जिसमें उसे जानकारी मिली थी कि मलिहाबाद थाने के पास रहने वाला सलाउद्दीन उर्फ लाला अपने घर से असलहों का कारोबार करता है, जिसके बाद 2 थानों की फोर्स समेत उसके घर पर दबिश दी गई और उसे हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर से असलहों का जखीरा बरामद हुआ। यही नहीं, उसके घर में असलहा बनाने के तमाम औजार भी मिले। माना जा रहा है कि इसमें कई प्रतिबंधित भी असलहे थे। यही नहीं, पुलिस ने बाकायदे बोरियों में भर के अवैध असलहों को जब्त किया। आसपास के लोगों ने बताया कि इसके घर पर आने जाने वाले लोगों की अक्सर भीड़ रहती थी और जो भी लोग आते थे वो बहुत डरावने किस्म के हुआ करते थे। कई बार ये देखा गया कि उसके घर से मशीनों की आवाज भी आती थी, लेकिन उन्हें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं चला कि इसके घर में असलहे की फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में अभी और लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और ये जांच की जाएगी कि असलहा किन किन लोगों को बेचा जाता था। लखनऊ से वुडल सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर रतलाम कार्यक्रम में पहुंच रहे थे। वहीं जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी दुरुस्त कर रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन तैयारियों में एक खलल पैदा हो गया, जहां पर बड़ी बात सामने आई थी कि मुख्यमंत्री के काफिले में चलने वाली गाड़ियों में डोसी नामक गाँव से जो है डीजल भरवाया गया था, लेकिन गाड़ियाँ कुछ किलोमीटर चल के ही बंद हो गई। बंद होने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने विधिवत रूप से जो है सभी गाड़ियों की जांच करवाई। जांच में ये आया कि जो गाड़ी का डीजल टैंक है उसमें पानी भरा हुआ है। उसके बाद जब पेट्रोल पंप पहुंचे तो वहाँ भी ये बात सामने आई कि गाड़ियों में डीजल में जो है पानी मिला हुआ था। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हरकत में आया। तत्काल जो है इन्होंने सीएम के काफिले के लिए इंदौर से गाड़ियाँ बुलवाई। उसके बाद औषधि विभाग और खाद्य विभाग की कार्रवाई जो है इस पेट्रोल पंप पे की गई। पेट्रोल पंप को पूरी तरीके से सील कर दिया और उसकी जांच की जा रही है। आखिरकार एक जनता के लिए भी एक भलाई का है कि जब मुख्यमंत्री की गाड़ियों के काफिले की गाड़ियों के साथ जब ऐसी हरकत हो सकती है तो आम जनता के साथ कितने सालों से ये हरकत हो रही होगी। कैमरा पर्सन आशु खान के साथ अंकित श्रीवास्तव, भोपाल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 30 स्तरीय पंचायत चुनाव मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। राज्य में क्षेत्र, ग्राम और जिला पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसे याचिका के माध्यम से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। कई दिनों की सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है और आरक्षण को लेकर जो भी पेच फंसा था वो अब हल हो गया है। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर लिया, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे। अपना नोटिस भी किया है, जवाब भी दाखिल करना है तमाम। हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट पे सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। आरक्षण को लेकर क्या कहा है कोर्ट ने? फिलहाल आरक्षण को लेकर जो है प्राइम फेसा कोर्ट सेटिस्फाइड है। बाकी जो है मेरिट पे जो भी होगा, जब काउंटर रिजॉइनर एक्सचेंज होंगे तो अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। चुनाव को लेकर कार्यक्रम अब नए सिरे से जारी होगा। नैनीताल से समीर शाह, न्यूज स्टेट। जुलाई के महीने में शुरू होने वाली सावन की कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगातार जारी हैं। शुक्रवार को हरिद्वार के मेला कंट्रोल टावर में 5 राज्यों के जो पुलिस अधिकारी और दूसरे अधिकारियों के बीच में एक समन्वय बैठक की गई। दरअसल सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ जो बड़े डीजे हैं और या फिर हॉकी स्टिक या इस तरह की चीज़ें लेकर आने वाले कावड़ यात्रियों पर लगाम लगाने के लिए यह इंटर स्टेट बैठक आयोजित की गई। उत्तराखंड से मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेठ ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य यही था कि सभी राज्यों के बीच में आपसी समन्वय हो, जिसमें
सूचना का आदान प्रदान तो हो ही, साथ ही इस तरह के उपद्रवी जो कावड़िए आते हैं उन पर भी लगाम लगाई जाए। साथ ही साथ यातायात को लेकर भी सूचनाओं का आदान प्रदान, और इसके अलावा जिस तरह से हॉकी, बेसबॉल या दूसरे जो हथियार लेकर कावड़ यात्रा में आते हैं उन पर किस तरह से लगाम लगाए जाए, और किस साइज के डीजे, बड़े साइज के डीजे जो कि हमेशा से परेशानी का सबब भी होते हैं, उन पर किस तरह से लगाम लगाए जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर बैठक की गई, विचार विमर्श किया गया और कोशिश ये की गई कि आपसी समन्वय के साथ इस कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाए। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। इटावा का दादरपुर गांव इस वक्त सुर्खियों में है। दरअसल यहां पर भागवत कथा के बाद जो विवाद हुआ उसे जाति रंग देने का प्रयास किया जा रहा है और इस जाति रंग की वजह से प्रदेश की सियासत भी गरमा रही है। हम दादरपुर गांव में मौजूद हैं और यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो जगह है जहां पर भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जहां पर व्यास पहुंचे, उन्होंने बाकायदा कलश यात्रा निकलवाई। इसके बाद पूजन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन तमाम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पूजन सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने खोज खबर की तो पता चला मुकुटमणि जो कि यहाँ पर व्यास बन कर के आए थे, उनके बारे में लोगों को भ्रम था कि शायद वो ब्राह्मण हैं, इस वजह से यहाँ पर भागवत कथा करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन उनका आधार कार्ड चेक किया गया तो पता चला वे गैर बिरादरी से हैं, वे यादव जाति के हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा जा रहा है कि अपनी पहचान छिपाई थी, इसी वजह से लोगों में गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला। कुछ घटनाएं यहाँ पर हुई जिसके लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में वीडियो भी प्रचलित हैं और कहा जा रहा है कि जब ये पता चला कि भागवत कहने वाले व्यास और उनके साथी गैर ब्राह्मण हैं, यादव जाति के हैं, तो उनके साथ मारपीट की गई। पूरे गांव में बल्कि क्षेत्र में तनाव देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती भी की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज सिंह के साथ श्याम तिवारी, इटावा। मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का झांसा देकर युवतियों के साथ ठगी करने वाले एक आरोपी को नोएडा की थाना सेक्टर 58 पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी थाना सेक्टर 58 इलाके में रहने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला को मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उसके बाद दोनों ने लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। जो युवक है राजस्थान का रहने वाला है और राजस्थान से वो युवती से मिलने के लिए नोएडा आया और यहाँ से दोनों गोवा चले गए। गोवा में एक होटल में कई महीने तक साथ में रहे और इसी दौरान इस आरोपी के द्वारा युवती के अकाउंट से तकरीबन 40 लाख रुपए के लोन लिए, उस लोन के पैसे को अपने बैंक खातों में ट्रांसफ़र करा लिया। उसके अलावा 25 लाख की कैश ट्रांजैक्शन और अन्य बैंक खातों से अपने खातों में ट्रांसफ़र कराए और वो पैसा शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के साथ साथ लग्जरी लाइफ जीने में खर्च किया। जब पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की तो पता चला देश भर की तकरीबन 20 से 22 युवतियों के ये संपर्क में है और उन युवतियों से इसी तरीके से ठगी किया करता है। ख़ास तौर पर ऐसी युवतियों को निशाना बनाता है जो तलाकशुदा हैं, बिजनेसमैन हैं या जॉब करती हैं या वो पैसे वाली महिलाएं हैं। इस तरीके की महिलाओं को टारगेट करता है और उनके पैसे की ठगी करने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। तो इसका प्रोफाइल हम लोगों ने चेक किया है और इस तरीके से ये जीवनसाथी.com या अन्य मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी आईडी बना के डाल रहा था। लगभग 20 से 22 लड़कियों से संपर्क में ये था। कुछ पैसा इसके अकाउंट में ऐसा भी है जो अन्य लड़कियों ने भी इसको दिया है, वो पैसा भी ट्रेस हुआ है। हम लोग एक भारत सरकार का समन्वय पोर्टल है उस पर भी पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि जहां जहां इसने फ्रॉड किया है वो भी सारे केस खुल सकें। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से कई बैंक खातों के बारे में जानकारी भी मिली है। जो पैसा शेयर ट्रेडिंग में निवेश किया गया था उस पैसे की रिकवरी के लिए या उस पैसे में कितना मुनाफा हुआ है उसको लेकर आगे की जाँच पुलिस अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। ऑनलाइन ग्राइंडर ऐप के माध्यम से लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद जो ऐप के माध्यम से लोगों को बुलाया करते थे, उनके पास जाने के बाद उनसे अश्लील हरकत किया करते थे और समाज में डर भय दिखाकर उनसे पैसा ऐठा करते थे, यानी कि ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कराया करते थे। उनकी घड़ी, चैन और जो गाड़ियाँ हुआ करती थी उन्हें अपने कब्जे में ले लिया करते थे। लगातार ये गैंग सक्रिय था। पहले भी सुरजपुर पुलिस ने इस तरीके के गैंग को जेल भेजा है। आज भी इस तरीके का खुलासा हुआ जिसमें 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
समाज में भय यानी कि समाज में डर दिखाकर अपनी बदनामी का डर ना हो उसको लेकर वो उनके पास जेवरात और पैसे नकदी जो हुआ करते थे उन्हें कब्जे में लेकर वो लोग वहाँ से फरार हो जाया करते थे। पुलिस को शिकायत मिली थी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। डोडोना से तरुण भराना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। अगर आप बीमा पॉलिसी लेने जा रहे हैं और आपको कोई ज्यादा लालच देता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि गाजियाबाद साइबर पुलिस ने ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो लोगों को ज्यादा लालच देकर अपना शिकार बनाते थे। आपको बता दें, गाजियाबाद पुलिस ने 4.5 करोड़ की ठगी का खुलासा करते हुए गैंग के 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बीमा कंपनियों के नाम पर करते थे फर्जी कॉल और लोगों को बनाते थे निशाना। पुलिस ने इनके पास से 26 मोबाइल, 14 एटीएम कार्ड, करीब 2 लाख रुपए कैश बरामद किया है। पुलिस कस्टडी में खड़े ये आरोपी इतने शातिर हैं जो किसी को शक ना हो तो कैनवा ऐप के जरिए फर्जी बीमा पॉलिसी बनाते थे और ग्राहकों को रैनवल और ज्यादा लाभ का झांसा देकर ठगी कर लेते थे। हालांकि पुलिस ने 4 राज्यों की नई बड़ी साइबर ठगी की वारदातों का भी खुलासा करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ज्यादातर ऐसे गैंग ज्यादा लाभ का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और ज्यादा लालच के चक्कर में लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। लगातार पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है जो ऐसे लोग ठगों के झांसे में ना आ सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। ललितपुर जनपद के महरौनी उप निबंधक कार्यालय में 30 साल मरे हुए व्यक्ति का एक महपूर्व बैनामा कराया गया था, जिसमें अब नया मोड़ आया है। बैनामा के अनुसार बैनामा में लिखाया गया है किसी और की आईडी और किसी और के नाम से बैनामा करा दिया गया है। आपको बता दें, महरौनी उप निबंधक कार्यालय के में जो 30 साल पहले कैलगवा का एक निवासी बिज्जा मर चुका था, जिसके बैनामा करा दिया गया था। हालांकि रजिस्ट्री करने वालों ने बिज्जा के नाम की खतौनी लगा दी थी और सद्दाम के नाम का अपना वोटर आईडी संख्या लिखा दी थी। यह सब कार्यक्रम सारा फर्जी बैनामा रजिस्ट्रार अतुल निगम की देखरेख में हुआ है। रजिस्ट्रार बैनामा कराने वालों ने उसमें ना तो आधार कार्ड लगाया है, ना ही वोटर आईडी बिज्जा के नाम की लगाई थी। जो उसमें वोटर आईडी लगाई गई थी वो सद्दाम के नाम की लगा दी गई थी। इससे स्पष्ट यह हो रहा है कि बिना किसी आईडी प्रूफ के यह बैनामा अतुल निगम की देखरेख में, जो उप निबंधक महरौनी है उनकी देखरेख में कराया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो लेखक हैं, जो निबंधक हैं, सबकी साठगांठ के चलते यह बैनामा कराया गया था। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई थी। उस घटना के बाद से तमाम डॉक्टर्स में आक्रोश देखने को मिला था। पूरे देश भर के जो डॉक्टर्स थे, काली पट्टी बांधकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। उस घटना को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कि एक और घटना कोलकाता में देखने को मिली है, लेकिन इस बार ये घटना एक निजी कॉलेज के अंदर हुई है, जो कि लॉ कॉलेज बताया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो कस्बा पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक पूर्व छात्र कॉलेज का है और 2 कर्मचारी बताए जा रहे हैं। तीनों के साथ पुलिस पूछताछ कर रही है, साथ ही घटना का पूरा जो घटनाक्रम है उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर देखना होगा इस तरह की जो घटनाएं समय समय पर सामने आती हैं, उसको लेकर पुलिस किस तरह से सख्त होती है, सरकार किस तरह से सख्त होती है और कैसे इन घटनाओं को रोकने में कामयाब हो पाती है। एक बार फिर से जनता के अंदर आक्रोश है इस पूरी घटनाक्रम के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट। अहमदाबाद में 148वीं जगन्नाथ यात्रा के दौरान एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया।
हाथी के बेकाबू होने से जगन्नाथ यात्रा में मौजूद हजारों लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे। किसी तरीके के महावतों ने तीनों हाथियों को कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद तब जाकर लोग वहां आसानी से खड़े हुए, लेकिन जैसे ही हाथी बेकाबू होना शुरू हुए थे उसके बाद से अफरा तफरी के माहौल के बीच में हजारों की संख्या में जो भीड़ मौजूद थी वो खुद को अपने आप को उन हाथियों से बचाती हुई नजर आई और संख्या ज़्यादा होने के चलते अफरा तफरी जैसा माहौल बना जरूर था, लेकिन महावतों की सूझबूझ से किसी भी तरीके की दुर्घटना वहाँ पर नहीं हो पाई और महावतों ने इन हाथियों को कंट्रोल कर लिया। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 3 जुलाई से जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर इस बार प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो जितने भी यात्री देश भर से इस बार पहुंचने वाले हैं उनके लिए प्रशासन ने ये हिदायत दी है कि वो यात्रा कन्वॉय में ही यात्रा करें ताकि उनकी जो यात्रा है उसे और भी ज़्यादा सुरक्षित जो है वो यहाँ पर बनाया जा सके। लेकिन अगर हम बात करें जितने भी यहाँ पर यात्री बेस कैंप हैं वहाँ पर भी सुरक्षा जो है उसको बढ़ा दिया गया है और जो जम्मू में यहाँ पर भगवती नगर में यात्री बेस कैंप है इसे पूरी तरह से अब सील कर दिया गया है और अब किसी को भी यहाँ पर अंदर जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जम्मू से जो बानिहाल का स्ट्रेच है NH-44 का उसमें 180 कंपनियां जो है वो सुरक्षा बलों की लगाई गई हैं। इसके अलावा रोड ओपनिंग पार्टीज जो हैं उनको भी यहां पर सुरक्षा के लिए लगाया गया है। इसके साथ ही साथ पूरे नेशनल हाईवे की मॉनिटरिंग जो है वो CCTV कैमरास के जरिए यहां पर की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है अगर रास्ते में होती है तो उनकी मदद यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जा सके। इस तरह का नंबर जरूर पहलगाम हमले के बाद यहाँ पर कम हुआ है। 2.35 लाख लोग जो हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर करवाया था, लेकिन बताया जा रहा है कि इनकी री-वेरिफिकेशन एक बारी हुई है और 85,000 से ज़्यादा लोगों की री-वेरिफिकेशन जो है वो सुरक्षा कारणों के चलते हो चुकी है। लेकिन प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि अब जैसे जैसे यात्रा के दिन पास आएंगे यात्रा का नंबर जो है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ेगा। लेकिन प्रशासन और पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश यहाँ पर यही है कि जो यात्री यहाँ पर पहुँचे वो सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा जो है वो कर पाएं। शाहनवाज खान, जम्मू। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से देवी बसें जो हैं वो शुरू की जा रही हैं। कुल मिलाकर 105 नई देवी बसें जो हैं वो शुरू की जा रही हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते होंगे, भगवा रंग में रंगी आपको ये सभी देवी बसें नज़र आ रही होंगी। कुल 105 देवी बसें जो हैं आज से दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी। नरेला बस डिपो से ये बसें जो हैं वो अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगी। ये सभी बसें जो हैं वो 9 मीटर की हैं। जिस तरीके से हमने पिछली देवी बसों में देखा था कि 9 मीटर और 12 मीटर की बसें जो हैं वो चलाई गई थी, ये सारी बसें जो हैं वो 9 मीटर की हैं। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो देवी की जो बसें जो हैं दिल्ली में वो लगभग अब 400 पहुंच चुकी हैं। इससे पहले जो लगातार हम देख रहे थे कि सारी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया था, ठीक उसी तरीके से एक बार फिर ये 9 मीटर की बसें जो हैं वो चलनी शुरू होंगी दिल्ली की सड़कों पर। कुल मिला के 23 सीटें जो हैं इसमें हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लो फ्लोर बसें जो हैं ये बनाई गई हैं और इसके साथ साथ AC फुल्ली एयर कंडीशन जो है वो है। इसके अलावा 6 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है इसमें। इसके साथ साथ पैनिक बटन जो है वो भी दिया गया है कि किसी भी तरीके से अगर कोई समस्या आती है तो उससे भी निपटा जा सके, इसको भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा इमरजेंसी एग्जिट, इसके अलावा सारी ये देख सकते हैं आप SOS बटन जो है यहाँ पर दिया गया है ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर किसी को होती है तो वो उस समय वो पैनिक बटन का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सारी बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं एक बस में उसको इसमें मुख्य तौर पर ध्यान रखा गया है। लोकल पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनका सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में लगभग सभी बसों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर किया जाएगा। मैं सब खड़ा हूँ पिंडारी 0 पॉइंट पर, जहाँ मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्लेशियर का नज़ारा है। पिंडारी ग्लेशियर है जहाँ लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। बेंगलुरु, महाराष्ट्र, गुजरात,
कई वेस्ट बंगाल से लोग पहुंचते हैं, दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं। देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है और जो पूर्वज बताते हैं कि ग्लेशियर ठीक यहाँ नीचे हुआ करते थे, लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं। देखिए इस तरह का नज़ारा है। और यहाँ फिर जिस तरीके से मेरे ठीक पीछे यहाँ सामने देख सकते हैं ग्लेशियर तब यहाँ नीचे हुआ करते थे, अब खिसक के कई किलोमीटर ऊपर दूर पहुँच चुका है। तो ये सब जो इसका कारण है परूँ वो है ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे जो दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है सूर्य का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें चिंता करने की बहुत ज़रूरत है। विशेषज्ञ वैज्ञानिक सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आम सहभागिता भी बहुत ज़रूरी है। हम सब मिलकर समाज हमारा पॉल्यूशन कम से कम करे तो शायद हमारे ग्लेशियर और आने वाली पीढ़ी जिंदा हो सके। हिमांशु गुड़िया, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड। गुना जिले के बमोरी में दूषित पानी पीने से 40 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए और एक महिला की मौत होना भी बताया जा रहा है। बमोरी में खास तौर से ये देखा गया कि पहले किसी एक मोहल्ले, एक गांव में एक व्यक्ति बीमार हुआ, उसके बाद दूसरा बीमार हुआ और देखते ही देखते ये संख्या 24 पहुंची, लेकिन अब ये बढ़कर 47 हो गई है, 40 के पार निकल गई है। जब इतनी बड़ी घटना हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य महकमा भी हरकत में आया। मेडिकल विभाग ने अपने डॉक्टरों की टीम भेजी, लोगों की जांचें की जा रही हैं और ये बताया गया है कि इस बीमारी का कारण दूषित जल है, यानी बारिश में जल दूषित हो गया है और उसे पीने से लोग बीमार हो गए हैं। अब बारिश की वजह से पानी दूषित हुआ या कुछ और है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल तो स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी है। उबला पानी पिएंगे तो दूषित जल से बचे रहेंगे और लोग स्वस्थ हो जाएंगे। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कटघोरा के डिंडोर भाटा में राखड़ बांध टूटा है। सीएसईबी का ये राखड़ बांध टूटने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल बांध टूटने से राखड़ का मलबा ग्रामीण इलाकों में घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश के कारण बांध में दरारें आई थीं, जिसके कारण बांध फूटा और राखड़ गांव तक पहुंच गई। गांव वाले नाराज हैं। नाराजगी के चलते अब पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा है और हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल लगातार बारिश के कारण हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। देखने लायक होगा कि बांध टूटने की जिम्मेदारी किसकी तय की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।